हाँ तो नमस्कार मेरे प्रिय भाई बहन, वापस आप सभी का स्वागत है हमारे सिर्फ चैनल में। तो बिहार बोर्ड क्लास 10th का त्रैमासिक परीक्षा 2025 का साइंस का कल आप लोग का साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें हम लोग आज के इस वाले वीडियो में सब्जेक्टिव का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डाले हैं और ऑब्जेक्टिव का आंसर की जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हम व्हाट्सएप चैनल एवं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तथा साथ ही इसका क्वेश्चन पेपर का पूरा पीडीएफ पाने के लिए भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो हम बिना समय गए इस वीडियो को शुरू करेंगे और 100% जिस प्रकार से आपका हिंदी एवं संस्कृत का क्वेश्चन पेपर लड़ा है वह उसी प्रकार से यह सब्जेक्ट भी लड़ने वाला है। इसमें आप लोग का 2.5 घंटा का समय मिलने वाला है। कुल 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से 40 बनाना है और यह बिहार बोर्ड द्वारा नया पैटर्न लाया गया है। पहले ऐसा नहीं था, पहले 80 में से 40 क्वेश्चन बनाने रहते थे। बाकी हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना समय गए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखें। सबसे पहले तो लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से 20 में से 10 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक के लिए 2 नंबर मिला, यानी कि 20 नंबर यहाँ से आप लोग को टोटल प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखें। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला है परावर्तन का नियम कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही समतल पर मौजूद होते हैं। और दूसरा क्या होता है नियम, दूसरा नियम है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, यानी कि कोण आई बराबर होता है कोण आर के। यह सिंपल आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा है अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर लिखें। तो यह भी लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण का ऊपरी फलक धंसा हुआ रहता है और उत्तल दर्पण का ऊपरी फलक उठा हुआ रहता है। अवतल दर्पण वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों तरह का प्रतिबिंब बना सकता है, लेकिन उत्तल दर्पण केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण बड़ा छोटा समान आकार का प्रतिबिंब बना सकता है, लेकिन उत्तल दर्पण केवल छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो आप 2 से 3 इसमें लिख देंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। तो वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है और आभासी प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटानों से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो आप ये सब इतने सिंपल क्वेश्चन हैं, चैप्टर 1 के ही आंसर है सब। काफ़ी ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद है अभिसारी समांतर एवं अभिसारी अपसारी समांतर और अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं। तो यदि कोई किरणें एक बिंदु से लेकर के एक बिंदु से फैलती हैं तो उसे हम लोग कहते हैं अपसारी। ठीक, एक बिंदु से फैलती हैं। ठीक, जब कोई किरणों का समूह समांतर रूप से फैलता है, यानी कि सीधे सीधे जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं समांतर। और किसी एक बिंदु पर आकर के किरणें मिलती हैं तो उसे हम लोग कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो तीनों का हम लोग लिख सकते हैं आराम से कि कोई एक बिंदु से जब प्रकाश की किरणें निकलती हैं और विभिन्न दिशाओं में फैलती हैं तो उसे हम लोग अपसारी कहते हैं। फिर प्रकाश की किरणों का समूह जब समांतर रूप से फैलता है तो उसे हम लोग कहते हैं समांतर किरण पुंज। और जब प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती हैं तो उसे हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से क्या तात्पर्य है। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से क्या तात्पर्य, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, यानी यह वाला जो पूरा भाग है, इसकी पूरी त्रिज्या यानी कि इतना वाला भाग जो है, यह गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। नॉर्मली आप सर्कल के बारे में पढ़े होंगे, तो सर्कल में यह जो पूरा रेखा यहाँ से हम मानेंगे तो यह व्यास होता है और इसका जो आधा होता है यह होता है त्रिज्या। तो यही इसी त्रिज्या को ही गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमाणित करें F बराबर R/2। तो यह जो क्वेश्चन है यह बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, यह ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आप समझ लीजिएगा तो काफ़ी आसान क्वेश्चन लगेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग कि रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण के साथ समझें। तो रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों एवं संकेतों के माध्यम से निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसका उदाहरण आप लोग लिख सकते हैं, जैसे C+O2 = CO2। ये हो गया रासायनिक समीकरण। अब समीकरण क्यों हुआ, क्योंकि हम कार्बन को C से डिनोट किए हैं और ऑक्सीजन को O2 से डिनोट किए हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जो हुआ है उसको हम लोग सूत्रों एवं संकेतों के माध्यम से दर्शाए हैं, इसीलिए इसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहेंगे।
ठीक, हम इतना आपको बतला दे रहे हैं कि आपको खुद से फिर आंसर देखने का भी नहीं पड़ेगा, यदि आप पढ़े होंगे तो खुद से भी लिख देंगे। फिर है दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है, तो वैसा खाद्य पदार्थ जिसमें वसा पाया जाता है, यानी फैट पाया जाता है और कुछ समय आने के बाद उसमें दुर्गंध आ जाता है, उसे हम लोग दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद पेट्रोलियम गैस के प्रमुख अवयव कौन है, तो पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव ब्यूटेन है। बाकी इसमें ब्यूटेन, एथेन और प्रोपेन तीनों गैस मिले रहते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, दुर्गंध युक्त हो गया कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो यह जो क्वेश्चन है ये नया क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि जैसे कि हम अभी एग्जांपल दिए आपको, C+O2 इज इक्वल टू CO2। अब इसमें पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे यह जो तीर का निशान है यह क्यों दिया गया है, तो तीर का निशान किसी भी अभिक्रिया के दिशा को निरूपित करता है। तो आपको यही लिखना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्पादों के बीच जो तीर का चिन्ह दिया जाता है वह अभिक्रिया के दिशा को निरूपित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया क्या है। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग एवं हाइड्रोजन का वियोग होता है उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। और अवकरण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग एवं ऑक्सीजन का वियोग होता है उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का ह्रास होता है, उसमें ये ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो हम 13 तो अभी बता ही दिए, आपको 20 में से मात्र 10 का ही आंसर देना है। तो हम डायरेक्ट बढ़ते हैं दीर्घ की ओर, बाकी आप क्वेश्चन इधर देख सकते हैं। ठीक, तो आगे हम लोग दीर्घ की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप लोग का दीर्घ में है 8 में से 4 क्वेश्चन बनाना है, जिसमें पहला है कि किरण आरेख के द्वारा स्पष्ट करें कि उत्तल दर्पण में किसी भी प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होती है। यानी कि आपको उत्तल दर्पण में कोई भी प्रतिबिंब बनता है तो उसको किरण आरेख द्वारा बताना है। तो उत्तल दर्पण इस प्रकार से आपका होता है, जिसके बीच से एक मुख्य अक्ष जाता है। इधर हम लोग कोई प्रोडक्ट रख देते हैं, यानी कोई सामान रख देते हैं जो कि एक रेखा जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर, और यह परावर्तन के बाद इधर मुड़ जाएगा। ठीक, लेकिन हम लोग मानेंगे कि यह इधर ही आ रहा है। ठीक है, और एक हम लोग रेखा मानेंगे कि इधर से जा रहा है और यह यहाँ पे आकर के मिलेगा। और यह चूँकि काल्पनिक प्रतिबिंब है इसीलिए हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि यहाँ पे आकर के प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है। तो क्योंकि भाई श्वसन से ही सजीवों को ऊर्जा प्राप्त होता है और शरीर के सारे अंग ढंग से काम कर पाते हैं, इसीलिए श्वसन अनिवार्य है। धमनी और शिरा में क्या अंतर है, तो धमनी और शिरा में काफ़ी अंतर है, क्योंकि धमनी का रंग लाल होता है और शिरा का रंग नीला होता है। धमनी खून को ले जाने का काम करती है, शिरा खून को लाने का काम करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रासायनिक समीकरण क्या है और निम्नलिखित समीकरण से क्या सूचना प्राप्त होती है। तो यहाँ रासायनिक समीकरण का परिभाषा मैं ऊपर ही आपको बतला दिए हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि इससे क्या आपको प्राप्त हो रहा है, तो SO2 में O2 मिल गया है तो SO3 का निर्माण हो रहा है। ठीक, तो इसमें आप लोग को बतलाना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु के एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आपको यह वाला जो फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f, इस फार्मूला पे आप बना सकते हैं, जिसमें आप लोग को फोकस दूरी यहाँ पे दे दिया है। फोकस दूरी यानी कि f = 20 सेंटीमीटर दे दिया है और u = 30 सेंटीमीटर दे दिया है, लेकिन यहाँ पे अवतल दर्पण का रहा है इसलिए u नेगेटिव रहेगा। तो आप v का मान ज्ञात कर सकते हैं और उसी के आधार पर पता कर लेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विस्थापन उभय विस्थापन में अंतर स्पष्ट करना है। तो काफ़ी सिंपल है, आप आराम से बता दीजिएगा। आगे है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को का संक्षेप में समझाएं। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को आप समझाएं तो उसके लिए थोड़ा बहुत लिखना होगा, और हम आपको बतला दे रहे हैं कि आप फिगर इसमें ज़रूर बतलाइएगा। अब फिगर में आपको क्या करना होगा, तो इस प्रकार का गमला एक बना दीजिएगा, उसमें एक पौधा लगा दीजिएगा और एक पत्ती निकाल दीजिएगा। इधर सूर्य बना दीजिएगा, ऊपर से सूर्य दादा को बुला दीजिएगा, ये रोशनी देंगे और कुछ करना नहीं है, केवल पेड़ पौधा बना दीजिएगा और ऊपर से सूर्य का प्रकाश दिखा दीजिएगा, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। फिर अमीबा का भोजन क्या है। अमीबा में भोजन का
पोषण का वर्णन करें। तो अमीबा का भोजन क्या होता है, तो छोटे छोटे जो सवाल होते हैं वही अमीबा के भोजन होते हैं। और इसमें पोषण का वर्णन करना होगा तो आपको किसी भी प्रकार का डायग्राम बना देना होगा जिसमें बाहर एक फूड रखना होगा। अगले स्टेप में इस अमीबा पूरे फूड को घेर लेगा और फिर अगले स्टेप में फूड को अपने अंदर अवशोषित कर लेगा। अंतिम क्वेश्चन है कि वायवीय श्वसन एवं अवायवीय श्वसन में विभेद को स्पष्ट करना है। तो वायवीय श्वसन के बारे में आप लिख दीजिएगा कि इसमें अधिक ऊर्जा उत्सर्जन प्राप्त होती है, अवायवीय में कम ऊर्जा प्राप्त होती है। वायवीय में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अवायवीय में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। वायवीय श्वसन में 2 ATP ऊर्जा माफ़ करिएगा 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन में मात्र 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो यह पूरा का क्वेश्चन पेपर हो गया है। अब इसका आंसर की बात करें तो हम आंसर बनाए हैं, हम आपको दिखला देते हैं। तो देखिए यह रहा आप लोग का आंसर पूरा का पूरा। हम लोग सर्च मारे हैं, हम गूगल से ही मारे हैं लेकिन पूरा मारे हैं क्योंकि हम आपको सब क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन समझा दिए ढंग से। तो यह जो सारा आपका PDF है, यह आंसर का एवं क्वेश्चन का सारा जो PDF है, इसको आप लोग को व्हाट्सएप चैनल में प्राप्त हो जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आप सोचिएगा कि हम इतना बाई में मेरा ट्रेन क्या छूट रहा है, तो क्योंकि अभी आप लोग का सोशल स्टडी का भी वीडियो रिकॉर्ड करना है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा हम फास्ट किए हैं। ठीक, तो व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ जाइएगा। बाकी आप लोग सपोर्ट करिएगा तभी जाके हम वीडियो और रेगुलरली आते रहेंगे। इसलिए चैनल अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार के टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।